गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देख के बहुत अच्छा लगा कितने लोग लेक्चर्स को इंटरेस्टेड है। हो गया ना पढ़ा के अभी? क्या बाकी है? ठीक है, लेट्स सी। दो लॉ के दो लेक्चर है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूं इसको। क्या है, इंटरेस्ट तुम्हारा दिख नहीं रहा है? 50% अटेंडेंस है। वेरी गुड, अच्छी बात है। बोल देना तुम्हारे भाई बंधु लोग को। अच्छा सिंसियरिटी है तुम्हारा। ओके, चलो ठीक है, जितने लोग आए उतने लोग। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है क्या तुमको? तो ये कंफर्म करो। ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलो लेट्स स्टार्ट। देख रहे तुम लोग? 21 पेजेस है। 21 पेजेस अभी 1.5 घंटे में खत्म करने के अपने को। डेढ़ डेढ़ का दो होगा। फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड was registered as a public company. Then registered as a public company. There are 230 members in the company as noted below. There are 230 members in the company as noted below. Director and their relative 190. Employees 15. Ex-employee but shares were allotted when they were employees 10. 5 couples. Oh, couples. Holding share jointly in their name husband and wife 10. And others 5. तो टोटल किया 15 + 5 20, 20 30 40 और 230 हो गए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोजेस टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट कंपनी, also advise whether reduction in the number of member is necessary. देखो आपके सामने ये केस स्टडी आया है, आपके सामने केस लॉ आया है कि अभी कोई डायरेक्टर है, सॉरी कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, 230 मेंबर है, वो कंपनी का भी कन्वर्ट होने का प्राइवेट कंपनी में, तो नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने की जरूरत है क्या? पहला आप इसका आंसर दो, सोच समझ के आंसर देना। ऑलरेडी हम लोग ने नंबर ऑफ मेंबर्स के प्रोविजन पढ़े हुए हैं इसके अंदर कि हाउ टू द नंबर ऑफ मेंबर्स आर कैलकुलेटेड। सोच समझ के आंसर देना। देयर इज रिडक्शन, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स और नॉट? इफ आंसर इज यस देन व्हाई, इफ आंसर इज नो तो व्हाई? ऑलरेडी हम लोग ने प्रोविजन पढ़ा है। Only 200 members are required for private company, private limited. Yes, I know very well. But ये केस में मुझे बताओ कुसुम, there is a requirement to reduce the number of members. कुसुम ने बोला यस, क्रिस ने बोला यस, भाविका ने बोला यस। ओके, वेट अ मिनट। क्या बात है प्रियांशु, वेरी गुड। एक पार्ट तो आपने क्लियर कर दिया, परफेक्ट।
क्लासरूम में होता ना तो क्लैपिंग होता। ये सब ढक्कन लोगे, ढक्कन। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स का प्रोविजन हम लोग ने पढ़ा था। अब ये पॉइंट पढ़ो। ये पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ने आता है तुमको? एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट और फॉर्मली एम्प्लॉयमेंट shall not included in number of members where two or more person hold one more share in a company jointly for clause treated as a single member। बस पढ़ने का नहीं, खाली यस 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 बोलते जाने का। क्या इसका मीनिंग क्या होता है? अभी ध्यान से पढ़ो इसको और उसके बाद में आंसर देना वापस से। टोटल मेंबर्स याद रहेगा तो मैंने इक्वेशन भी बताया था, माइनस एम्प्लॉइज माइनस एक्स एम्प्लॉय एंड जॉइंट होल्डर है तो वन मेंबर। याद है हम लोग ने लिखा था इसको, कुसुम, भविका और सो जो मानो, फिर जो बाकी लोग है यस 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 आंसर दे रहे थे। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉय को बच्चों काउंट करने का, एम्प्लॉय को काउंट करने का। ओके, एक्स एम्प्लॉय को काउंट करने का। अभी फॉर एग्जांपल 5 शेयर्स है, 5 शेयर्स है, एक शेयर के ऊपर दो लोगों का होल्डिंग है, मतलब टोटल 10 हो गए, 10% है, उसको कितना काउंट करेंगे हम लोग? पक्का? पक्का? ठीक है। चलो अभी मैं मेरे केस स्टडी पे आता है। अभी यार ये केस स्टडी के ये रूल के हिसाब से अगर देखो तो डायरेक्ट एंड रिलेटिव 190 कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉयज 15 आएगा नहीं, एक्स एम्प्लॉय 10 इधर ही कट करता हूं, आएगा नहीं। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, 5 couples होल्डिंग शेयर ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, 5 into 2, जो तेरा है मेरा है, दो जिसमें एक जान, बहुत बार सुना होगा। तो दो लोगों का होल्डिंग लेकिन शेयर से की, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। अदर्स ठीक है। चलो अभी टोटल देखो कितना होता है ना, अभी टोटल कितना होता है बताओ ना, व्हाट विल बी द टोटल? अच्छा अब मुझे बताओ बेटा, अब तुम्हारा आंसर क्या है, रिडक्शन करने का जरूरत है कि नहीं है? लगा? झटका लगा? अरे बोलो, झटका लगा क्या? ए, मेरे सीए के बच्चों, झटका लगा? इसके लिए एक काम करो, जाओ उठो, अभी खा के मस्त बैठे रहेंगे, एक तो आधे नींद में बैठे, एक तो चुपचाप से उठ के बैठो पहला। बेड पे अगर लेटा रहेगा ना तुम लोग तो उठ के बैठो स्ट्रेट एकदम। तो तुम्हारे पेरेंट्स को सबको मैसेज डालता हूँ कि उनको अंडर सुपरविजन रखो अपने, और जाके मस्त ठंडा पानी से ना मुंह धो के आओ पहला, सोए पड़े रहते हैं। चलो पहले पहले केस में ये हालत है, क्या करेंगे आगे पता नहीं। चलो तो पहला प्रोविजन, अभी प्रोविजन ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68। अभी मैं रीड भी करते जा रहा हूँ साइड में, ये ऑलरेडी सब तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर है। हाँ, ये तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर है बच्चों। ओके, और ये मैंने शेयर भी किया है तुमको, किसी ने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, बट मैंने शेयर भी किया है। ओके, so according to section 2 clause 68 of the Companies Act 2013, private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed, and which article except in case of one person company limits the number of its member to 100। देखो पहला प्रोविजन की बात चलो। However, where two or more person hold one or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member। कपल बोला मतलब सिंगल। It is further provided that person who are in the employment of the company and person who having been formally in the employment, ex employee, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स
employee, ex-employee, where member of the company while in that employment and have continued to be member after the employment ceased. Ceased मतलब क्या? Employment is over. Employment of over shall not be included in the number of members. अब ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये प्रोविजन है. क्या ये प्रोविजन है बच्चों? देखो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था केस लॉ आएगा 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. पहले अपना एक्ट में प्रोविजन क्या है वो प्रोविजन लिखने का. पहला एक्ट का प्रोविजन अभी फैक्ट आएगा. क्या आएगा? फैक्ट आएगा. In this instant case, Flora Fauna Limited may be converted into a private company only if total member of the company are limited to 200. अभी देखो टोटल नंबर का इन लोगों ने कैसा कैलकुलेट किया. डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव 190, 5 कपल्स तो 5 into 1 काउंट किया. कपल्स वर्ड है कपल डबल, लेकिन हम लोग के शेयर के लिए वो सिंगल ही है तो इंटू 5, अदर्स 5, टोटल 200. बाद में अपना आंसर. Therefore, there is no need to reduction in number of member since existing number of member of 200 which does not exceed maximum limit of 200. बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया 200 का? अभी ये जो लोग यस 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 चिल्ला रहे थे उनको क्लियर हो गया. इसके लिए बोलते हैं पढ़ो. वो टाइम पढ़ा दिया मतलब अपना काम कंप्लीट हो गया. सर समझ में आ गया हमको. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ ये अभी मैं तुमको ना इसके अंदर पक्का डांटूंगा तुमको. चलो, एफ इज एन एसएससी. एसएससी बोला मतलब तुमको मैंने बताया था. एसएससी बोला मतलब टैक्स पेयर. सिंपल मीनिंग है टैक्स पेयर. वॉज अ वेल्दी मैन अर्निंग ह्यूज इनकम बाय द वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. सोच समझ के याद हो गया होगा. एंड इंटरेस्ट. ही फॉर्म्ड 3 प्राइवेट कंपनीज. ही फॉर्म्ड 3 प्राइवेट कंपनीज and agreed with each to hold a block of investment as an agent for them. The dividend and interest income received by the company was handed back to F as a pretended loan. Pretended loan बोला मतलब is like सबके नजर में वो लोन था. This way, F dividend his income into 3 parts in a bit reduce his tax liability. Decide for what purpose 3 companies were established. Whether the legal personality of all 3 companies may be disregarded. इसका आंसर दो. Whether the legal personality of a company disregarded, yes or no? तो कुसुम ने बोला यस. कुसुम क्या प्रोविजन के अंडर आपने बोला यस? क्या सिचुएशन आपके माइंड में आता है ये केस स्टडी पढ़ के? वेरी गुड. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. इफ यू रिमेंबर तो अपने पास 5 कुछ केसेस थे कि इन सच केस कंपनी सॉरी द कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल. कॉर्पोरेट विल क्या होता है? तो कॉर्पोरेट विल बोला मतलब इट इज अ प्रोटेक्शन. It is a protection to the shareholder, to the member, in fact members. But in certain cases कंपनी क्या करती है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करती है. कॉर्पोरेट विल उठा देती है. पर्दा उठ गया. रीजन क्या है? बिकॉज ये केस में कोर्ट कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है. सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है. इससे रिलेटेड कोई केस याद आ रहा है क्या आपको? ये केस तो था अपना ये to protect revenue or taxes, to evade tax, circumvent of tax. Yes, पूजा ने बोला दिनशॉ मैकेंजी पेटेट. याद आता है केस लॉ? दिनशॉ मैकेंजी पेटेट. वेरी गुड. नसीब केस लॉ तो याद है आपको. चलो अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं. तो पहला प्रोविजन
The House of Lords in Solomon versus Solomon and Company Limited laid down that company is person distinct and separate from its member. That is a separate legal entity. ये separate legal entity का, and therefore has an independent separate legal existence from its member who have constituted the company. जिसने कंपनी बनाया है वो अलग, कंपनी अलग. But under certain circumstances, the separate legal entity of a company may be ignored by the courts. When that happens, the courts ignore the corporate entity of the company and look behind the corporate facade. What do you mean by facade? मैंने word बताया था facade. Facade बोला मतलब big curtain. That is the show off. जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं लेकिन पब्लिक को दिखा रहे हैं वो. जैसे अभी जादूगर वगैरह होते हैं ना, जादू दिखाते, मैजिक दिखाते हैं, तो पर्दे के पीछे उनका कुछ अलग ही काम होता है, अलग ही ट्रिक होती है. लाइक दैट समथिंग. Corporate facade and hold the person in control the management of its affair liable for the acts of the company. Where a company is incorporated and formed by certain person only for the purpose of evading tax. What do you mean by evading taxes? Evading tax बोला मतलब avoiding tax, avoiding tax चोरी, tax बचाने का काम. Find the new way to avoid the taxation. The court have discretion to discard the corporate entity and tax the income in the hands of the appropriate SSC. अभी सिंपल सी बात है, एसएससी वो पूरा टैक्स का पैसा ले रहा था तो टैक्स तो एसएससी को भरना पड़ेगा. Now fact of the case. The problem asked in the question is based upon the aforesaid fact. The three companies were formed by the SSC purely and simply as a means of avoiding the tax. कंपनी बनाया क्यों था? उसका नेचर यही था कंपनी बनाने का, टैक्स को अवॉइड करने का. And the companies were nothing more than facade of the SSC himself. Therefore, the whole idea of Mr. F was simply to split his income into three parts with the view of evade tax, tax चोरी करने का. No other business was done by the company. कंपनी ने और कुछ काम नहीं किया था. तो आपका आंसर क्या आएगा? The legal personality of three private companies may be discarded. Because the companies were formed only to avoid tax liability, it carried on no other business but was created simple as a legal entity to ostensibly receive the dividend and interest and to hand them over to the SSC pretended loan. और आगे देखो केस स्टडी का रेफरेंस दिया है. The same was upheld in RE. सर ये RE का मतलब क्या है? तो जब लिखते हैं ना तो ये RE का मतलब होता है रेफरेंस. केस लॉ लिखने के टाइम पे रेफरेंस सर दिनशॉ मैकेंजी पेटिट AIR 1927 बॉम्बे 371, ये ईयर और ये सब कोर्ट का नाम है. एंड जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स AIR 1969 SC 932. तुमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है. मैं बोलता हूं तुमको, मैं खाली इतना याद रखना. इन केस ऑफ सर दिनशॉ मैकेंजी पेटेड एंड जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT. ये केस बच्चों क्लियर है? कोई डाउट है ये केस के अंदर? पक्का? देखो तुम नो बोलते हो तो मैं तुम पे बिलीव कर रहा हूं. तुम इतने बड़े बच्चे हो गए कि मैं तुम पे बिलीव कर सकता हूं. चलो आगे बढ़ता है. कैन अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन be registered as a company under the Companies Act 2013? If so, what procedure does it have to adopt it? बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बना सकते हैं क्या? सेक्शन याद है तुमको? क्या सेक्शन है उसका कंपनी बनाने का? सेक्शन 8. ओके वेरी गुड. और कौन कौन से फील्ड मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन से पर्पस के लिए बनाते हैं उसको? कुछ याद है? दो तीन नाम खाली बता दो मेरे को, ज्यादा नहीं, दो तीन याद रखने का. चैरिटी, आर्ट, कल्चर, प्रमोशन ऑफ ये स्पोर्ट्स, एजुकेशन, आर्ट्स. वेरी गुड, परफेक्ट, एग्जैक्टली. मतलब आपको नॉलेज है. वेरी गुड. चलो तो अभी हम लोग इसके प्रोविजंस देख लेते हैं. यस,
A non-profit organization to be registered, ये simple question answer है अपना. Registered as a company under the Companies Act 2013 by following the provisions of Section 8 of the Companies Act 2013. देखो आंसर कैसा लिखा है. Section 8 of the Companies Act 2013 deals with the formation of company which are formed to promote the charitable object of the commerce, art, science, sports, education, research, पढ़ाई के social लिए welfare. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी. Education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, etc. And such company intends to apply its profit in promoting to its object. जिस काम के लिए बनाया उसके अंदर इसका डिविडेंड जाता है. एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर. जो भी प्रॉफिट हुआ वो कहां पे जाएगा? प्रमोशन पे जाएगा. अभी आपको आपको पता होगा, आपने एनपीओ पढ़ा है बच्चों. एनपीओ में उधर प्रॉफिट होता है. तुम बोलेंगे सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट कहां से होगा इनको? लेकिन बच्चों अगर तुमको याद होगा तो हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करते हैं, जो बचा वो प्रॉफिट और लॉस आएगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ है ना मैचिंग कॉन्सेप्ट? ऐसा ही कुछ है कि कुछ अलग है? अरे हाँ या ना, कि सोच में पड़ गए? अरे कहाँ से आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट? जाने दो, अभी छोड़ो. चलो हम इधर पे अभी नजर घुमाते हैं कि जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. क्या करेंगे? प्रॉफिट का यूज बिजनेस में वापस उनके जो प्रमोशन का बिजनेस है उसके अंदर करेंगे. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इशू लाइसेंस टू रजिस्टरिंग अ सेक्शन 8 कंपनी. The central government has the power to issue license to registering a Section 8 company. Section 8 allows the central government, ये already हम लोग ने पढ़ा है, central government license देती है, to register such person or association of a person as a company with limited liability without the addition the word limited or private limited to its name by issuing license on such condition as it deems fit. The registrar shall on application register some person or association of a person as a company under this section. On registration, the company shall enjoy same privileges and obligations as a limited company. As a limited company. Limited company बोला मतलब members liability is limited. Okay, so these are the provisions. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी फॉर्म कर सकती है. ये सब पढ़ा था क्या मॉड्यूल में से? ये मॉड्यूल के पॉइंट्स है, पढ़ा था क्या? ओके. बाकी लोग को कुछ पता नहीं, कुछ पढ़ा नहीं है सर. अभी एक महीना हमारा एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया ना, मजा करेंगे हम लोग. करो बेटा मजा, जितना मजा करने का तुम लोग को. कुछ पढ़ा नहीं है. ये तुम्हारा बोलते हैं ना, कोई तो मेरे को उस दिन बोला था सीए में पढ़ाने को मजा आता है. ये मजा आता है, आंसर देने के नाम पे सब शांत बैठ जाते हैं. क्या होगा तुम्हारा पता नहीं. चलो हाँ, चलो नेक्स्ट. अब इसमें देखता हूँ ना क्या क्या आंसर देते तुम. Some of the creditor of Pharmaceuticals Appliance Limited have complained that the company was formed by the promoter only to defraud the creditors. Creditors को धोखा देने के लिए बना है and circumvent circumvent the compliance of the legal provision of the Companies Act 2013. ये उनका
एलिगेशन है, इन लोग ने बोला है, आरोप लगाया है कि कंपनी ऐसे बनाई है. In this context, they seek your advice as to meaning of the corporate wealth, meaning of corporate wealth, and when the promoters can be made personally liable for the debts of the company. अच्छा, corporate wealth का मतलब क्या है, जरा मेरे को बताओ. corporate wealth का मतलब क्या है, जरा मेरे को बताओ. Company and member are different. Okay. तो खाली क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बराबर है, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका. तो इसका मीनिंग ये है, द मेंबर ऑफ द कंपनी are protected, they are shielded from the debt of the company, from the liability of the company. अभी मैंने एक पॉइंट बोला है, समझ में आया सबको. अभी मैंने एक लाइन बोली, एक्चुअली कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है. कॉर्पोरेट वेल का मतलब मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड, मेंबर्स आर शील्डेड, मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम द डेप्ट ऑफ द कंपनी. कंपनी का लाइबिलिटी का कोई भी इफेक्ट मेंबर के ऊपर जाएगा नहीं. ओके, ये कॉर्पोरेट वेल का तुमने आंसर दे दिया. अब पॉइंट आता है, वो कौन सा केस है, इन विच केस द कोर्ट कंसीडर्स द मेंबर्स और promoters आर पर्सनली लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी. वो कौन सा केस है. कितने लोग टाइप कर रहे हैं, आंसर एक ही का आया. तो उत्कर्षा ने आंसर दे दिया, when corporate well is lifted. वेरी गुड, परफेक्ट. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के अंदर ये पॉइंट आएगा. तो चलो जरा अभी हम लोग देख लेते हैं. कॉर्पोरेट वेल रिफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट where the company is identified separately from the members of the company. The term corporate wealth refers to, देखो आगे पॉइंट आया, it actually refers to the concept that member of a company are shielded from liability connected to the company's action, connected to the company's action. If the company incurs any debt or contravenes any law, the corporate wealth concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy corporate insulation. They enjoy corporate insulation. जो मैंने अभी थोड़ी देर पहला तुमको समझाया कि they are shielded from the liability of company's action. कंपनी का डेप्थ है, उससे वो फ्री है, they are protected. Thus, the shareholder are protected from the act of the company. However, under certain exceptional circumstances, the courts lift or pierce the corporate veil by ignoring the separate entity of the company and promoters, another person who have managed and controlled the affairs of the company. Thus, when the corporate veil is lifted by the court, the promoter and person exercising control over the affairs of the company are personally liable for the act and debt of the company. I know तुमको केसेस याद नहीं होंगे. There were 5 cases, 5 मेजर केसेस थे जहां पे कॉर्पोरेट वेल लेफ्ट होता था. तो कॉर्पोरेट वेल कब कब लेफ्ट हुआ. तो पहला, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड. केस लॉ याद है क्या.
कौन सा केस लॉ है इसके लिए? को एनिमी और अ फ्रेंड, कौन सा केस लॉ है इसके लिए? भाविका ने लिखा भाविका को स्पेलिंग रॉन्ग हो गया शायद। डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, वेरी गुड। डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इफ यू रिमेंबर तो याद होगा, तो उधर पे फाइटिंग चालू था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो पेमेंट करने से मना कर दिया इंग्लैंड वालों ने। बोला ये जापान की कंपनी है, हम पे नहीं करेंगे, दे आर एनिमी। सेकेंड केस है प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, तो अभी तुमने इसका एग्जांपल दे दिया, डिनशॉ मैकेंजी पेटिट। और दूसरा हम लोग ने एग्जांपल देखा जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। इफ यू रिमेंबर इधर बोनस का केस था, बोलो यहाँ पे कौन सा केस लॉ आता है अपना? मानव ने भी स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है डैमलर का। ओके, वर्कमैन एसोसिएशन वर्सेस एसोसिएटेड रबर कंपनी। ओके वेरी गुड। आपके मॉडल के अंदर बराबर नाम देख लेना, वर्कमैन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, जो भी है नाम बराबर लिख लेना वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे केस ये हुआ था कि फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, कंपनी ए ने कंपनी बी के शेयर्स परचेस किए, कंपनी बी के शेयर्स परचेस किए, तब वहां पे उसको वहां से डिविडेंड मिल रहा था कंपनी बी से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा था। बाद में कंपनी ए ने क्या कर दिया, कंपनी ए ने वो शेयर्स एक सब्सिडरी कंपनी बना, कंपनी थी उसकी, वो सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, मतलब अभी डिविडेंड मिलेगा नहीं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिखेगा नहीं एक, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिखेगा नहीं एक, तो बोनस तो देंगे नहीं, तो उसके ऊपर से केस लॉ आया था। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट, इसका क्या केस लॉ है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कुछ लाइसेंस से रिलेटेड केस था ये, मेरे को याद नहीं है, आप मेरे को बताओ। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, वेरी गुड परफेक्ट। कंपनी गया बीटीसी के पास, नॉट बीटीएस, बीटीसी के पास, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, लाइसेंस के लिए, उसने मना कर दिया, तो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई और उसके नाम से लाइसेंस निकालने को गए, तो बाद में मालूम पड़ा ये कंपनी तो भाई सिर्फ लाइसेंस के लिए बनाई है, तो वहां पे कॉर्पोरेट लेफ्ट, कॉर्पोरेट विल लेफ्ट हो गया। वेरी गुड, जो लोग भी आंसर देना परफेक्ट, आई अप्रिशिएट स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट है कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफेट लॉ, इसका क्या केस लॉ है? ओके पहले से तैयार थे। गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, याद होगा तो मिस्टर हॉर्ने वॉज द एम्प्लॉय ऑफ गिलफर्ड मोटर कंपनी। मिस्टर हॉर्ने के साथ में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जॉब पे रहने के साथ में और जॉब छोड़ने के बाद में भी तू हमारे कस्टमर बेस का यूज नहीं करेगा। तो अभी क्या होने लगा, कभी होने ये लगा कि मिस्टर होर्ने को जॉब से निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया, जॉब से निकालने के बाद उसने खुद की कंपनी बनाई, और कंपनी बनाने के बाद में वो उधर का मैनेजर वगैरह था, उसने इनकॉर्पोरेट किया, इनकॉर्पोरेट करने के बाद में ये मालूम पड़ा कि उसने जितने भी उसके कस्टमर बेस थे वो कस्टमर बेस को अपने पास ले लिया।
तो मतलब ये कंपनी सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया है, तो ये कंपनी बनाया है किसी की कंपनी डुबाने के लिए। तो ये केस में क्या होता है, कॉर्पोरेट विल लेफ्ट होता है, जहां पे क्या होता है कि मेंबर्स कंपनीज के एक्ट को मेंबर्स का एक्ट और जो मैनेजिंग ये होते हैं ना, एम्प्लॉयज होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके एक्ट के साथ में मैच करके उन लोग को लाइबल कर देते हैं, जो बिजनेस मैनेज कर रहा है। किसी को कोई डाउट? फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे। एक्सप्लेन द क्लियरली द डॉक्ट्रिन ऑफ indoor management as applicable in case of companies registered under the Companies Act 2013. Explain the circumstances in which an outsider dealing with the company cannot claim relief on the ground of indoor management. तो इसका सिंपल मीनिंग है एक्सेप्शंस। हम लोग ने पढ़ा होगा, याद होगा तो ये इंडोर मैनेजमेंट क्या है? तो इंडोर मैनेजमेंट यही है। एग्जाम्पल मैंने लिया था, धवल धवल को मैंने बोला चल घूमने, धवल बोलता ठीक है चलो सर घूमने को। बाद में उसके पेरेंट्स मेरे को ब्लेम कर रहे, क्यों लेके गया? भाई मेरे को तो यही मालूम होगा, धवल ने हाँ बोला मतलब धवल के पेरेंट्स ने उसको परमिशन दी है, बट आई डोंट नो धवल के घर के अंदर क्या मैनेजमेंट है कि परमिशन लेना कंपलसरी है, बिकॉज तुम्हारे घर के मैटर से मेरे को क्या लेना देना। दैट इज अ इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन अगर आपको याद होगा तो एक केस ये भी था जिसके अंदर मैं उसके घर को अच्छी तरह से जानता था, उसके पेरेंट्स के साथ अच्छा मेरा रिलेशन है, मैं आता जाता उसके घर पे, इसके बावजूद भी मैंने विदाउट पेरेंट्स के परमिशन उसको लेके गया। तो भाई अभी ये केस में मैं इंडोर मैनेजमेंट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, चलो देखते हैं इंडोर मैनेजमेंट क्या है। So according to doctrine of indoor management, the outsider dealing with the company though are supposed to have satisfied themselves regarding the competence of the company to enter in the proposed contract, and also entitled to assume that as far as internal compliance of the procedure and regulation by the company is concerned, everything has been done properly. कंपनी में अगर कुछ कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ठीक है, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि इंटरनल मैनेजमेंट वाज परफेक्ट। अगर आपको याद होगा तो इसमें और एक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये है कि इट इज प्रिज्यूम्ड दैट आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसने कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लियरली रीड किया है, एंड एज वेल एज ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, उसको सब समझ में आ गया है। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने दो का तो नाम बताया था, दो का नाम क्या है बताओ, क्या क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है कंपनी के? विच आर टू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स? शॉर्टकट में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। और एक और है जिसको मैं बोलता हूं स्पेशल रिजोल्यूशन, बिकॉज स्पेशल रिजोल्यूशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये चीजें रजिस्टर्ड होती है आरओसी के पास, एंड आरओसी के पास रजिस्टर होने के बाद में ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट में आता है। किस में आता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट के आता है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन है। देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फेवर में? कंपनी के फेवर में, आउटसाइडर के फेवर में? वेरी गुड, कंपनी के फेवर में। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में है? वेरी गुड, यस। ठीक है, चलो अभी आगे पढ़ते हैं। दे आर बाउंड टू एग्जामिन द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, देखो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स of the company and ensure that the proposed dealing is not inconsistent therewith, but they are not bound to do more। वो खाली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं, कंपनी के इंटरनल मैटर में पंचायत नहीं कर सकते, चापली नहीं, पंचायत। एंड इंश्योर दैट
the proposed dealing is not inconsistent therewith, but they are not bound to do more. They are fully entitled to presumed regularity and compliance by the company with internal procedure as required by the memorandum and article. This doctrine is limitation of the doctrine of constructive notice. इसका मतलब क्या है? It is an exception. It is exception. कि constructive notice का ये exception है. And popularly known as the rule laid down by celebrated case Royal British Bank versus Turcont. अगर आपको याद होगा मैंने बताया था टुरकॉन कौन है, तो ये लिक्विडेटर था. कौन था ये? लिक्विडेटर. Thus the doctrine of indoor management aims to protect outsider against the company. अगर याद होगा आपको तो ये केस हम लोग ने पढ़ा था कि कंपनी है, कंपनी ने क्या किया था? बॉन्ड इशू किया था. कंपनी ने क्या इशू किया था? बॉन्ड इशू किया था. एंड कंपनी ने बॉन्ड इशू किया था किसको? रॉयल ब्रिटिश बैंक को. तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बॉन्ड परचेस करने के टाइम पे डायरेक्टर्स को कितने पावर है, कितना इशू कर सकते हैं, वो कुछ पता नहीं, क्योंकि वो उनका इंटरनल मैटर. रिजोल्यूशन पास हुआ था कि डायरेक्टर्स कैन इशू द बॉन्ड, लेकिन कितना लिमिट ये नहीं हुआ था भाई. तो ये केस में अगर आपको याद होगा, आपको ये याद होगा तो कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो पब्लिक को कैसे मालूम पड़ेगा. तो ये जो इंडोर मैनेजमेंट है, इट इज पॉपुलरली नोन एज तुर्कॉन रूल. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तुर्कॉन रूल. ओके, बट इसके कुछ लिमिटेशंस है. देखो ये पॉइंट वापस आएगा, वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सेम पॉइंट है, आगे भी क्वेश्चन सेम है. इसके कुछ एक्सेप्शंस है. क्या एक्सेप्शंस है? ये केसेस में, ये जो 3 केस है, ये 3 केस में इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा. पहला केस क्या है? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. इसका मतलब क्या? तो मैंने आपको बताया था. फॉर एग्जाम्पल कंपनी के डायरेक्टर्स ही है, कंपनी के डायरेक्टर्स ही है. अगर डायरेक्टर्स ही बोलेंगे कि मेरे को कंपनी के रूल नहीं पता, तो आप मानने के लिए तैयार होंगे क्या? इफ कंपनी डायरेक्टर बोलते हैं मेरे को कंपनी के रूल नहीं पता है, तो आप मानेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. वही पॉइंट इधर है. तो डिबेंचर को लेके एक मीटिंग हो गई थी, वो मीटिंग के अंदर डायरेक्टर ने क्या किया?